हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो एक मर्ज साइकिल का एग्ज़ाम हुआ था उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा जून 2022 की का पेपर है ये, तो इसी पे हम देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, इन द सीरीज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द मोस्ट रिसेंट 2019 टू 2020 इज। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसकी सीरीज़ में जो बिल्कुल नया आया है 2019 से 20 वाला आया है, तो वो हमारा कौन से नंबर का है? तो वो है हमारा NFHS 5। ठीक है, NFHS 5 नंबर का है ये नेशनल हेल्थ। जो आपका ये 20 वाला 1920 वाला जो है वो आपका NFHS है। NFHS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, ये आपका 2019 और 20 में आया था। ठीक है, अब ये NFHS क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। किसका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का। किसका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। तो एक प्रोजेक्ट है मिला जुला किसके साथ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के साथ। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज भी हैं, जैसे हुवाई की और USA की, उन्होंने भी इसमें कोलैबोरेशन किया है, जिसके साथ मिलकर के NFHS निकलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये अब तक जो सबसे पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 निकला था वो आपका 1992 से 93 के बीच में आया था। ठीक है, 92 टू 93 हमारा NFHS 1 आया था। ठीक है, NFHS 1। ठीक है, तो ये हमारा NFHS 1 जो आया था वो आपका आया था 92 से 93। 2 आया था आपका 98 से 99। NFHS 3 आया था आपका 2005 टू 6। NFHS 4 आया था आपका 2015 टू 16। और इन्होंने कौन सा पूछा है? NFHS 5 आया है आपका 2019 टू 21। अब नया आ गया है NFHS X 2023 टू 24। ये अब नया क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रिसेंटली आपका आया है वो किस ईयर में आया था। ठीक है, यानी कि 2023 से 24 के बीच में कौन सा वाला NFHS सर्वे आया है? तो अब वो 2023 से 24 में आया है आपका 6। ठीक है, ये आया है आपका 6। ठीक है, ये आपका कौन सा है? 2023 से लेकर के 24 तक का। तो इनका क्वेश्चन तो वैसे 19 टू 20 था, तो 19 टू 23 तो 5 आया है। और जो अब क्योंकि अब ये निकल चुका है, अब नया आ गया है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो नए के हिसाब से आएगा कि 2023 और 24 में कौन सा वाला आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन सा रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6 रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करता क्या है? ये आपको प्रोवाइड करता है स्टेट और नेशनल की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपके स्टेट्स हैं और जो आपके नेशनल नेशंस हैं उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। किसके रिगार्डिंग? फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, प्रैक्टिसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशनल एनीमिया, और इसके अलावा आपका यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, इन सब पे ये सर्वे देता है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक लेते हैं ये, तो इसे मेन टॉपिक बताए हैं मैंने आपको। तो ये सारे टॉपिक्स पे क्या करते हैं? सर्वे का काम करते हैं। ठीक है, कि आपका जो है नेशनल और स्टेट लेवल पे आपके फर्टिलिटी रेट क्या है, कितने बालक पैदा हो रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने बच्चे 1 साल से पहले उनकी डेथ हो जा रही है जन्म लेने के बाद। फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिसेस आप क्या क्या फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे भी ये सर्वे देता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे सर्वे देता है, न्यूट्रिशन पे देता है, एनीमिया पे देता है, और जो आपकी हेल्थ और फैमिली सर्विसेज की क्या क्वालिटी और यूटिलाइजेशन आपके देश में चल रहा है उस पर भी सर्वे देता है। ठीक है, तो ये सारे सर्वे देता है इन द सीरीज आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर। डिफिशियंसी ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होता है? ये हमारा जो स्टमक होता है,
ठीक है। स्टमक है हमारी बॉडी में, स्टमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर, समझ में आया इतना। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर जब भी आप कोई खाना खाते हो, ठीक है, आपने खाना खाया तो खाना कहाँ जाएगा, आपके माउथ में डाइजेस्ट होगा पहले थोड़ा सा, उसके बाद कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, जिसे हम बोलते हैं आमाशय। ठीक है, जब वो स्टमक में जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है और वो गैस्ट्रिक जूस उसे और भी ज़्यादा डाइजेस्ट करता है खाने को। ठीक है, तो वही गैस्ट्रिक जूस में ही क्या पाया जाता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। तो वो क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आपका जो विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। ठीक है, विटामिन B12 के साथ, ठीक है, विटामिन B12 के साथ वो जुड़ जाता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अगर आपके स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, ठीक है, यही पूछ रहा है कि आपके स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है तो जो विटामिन B12 है, ठीक है, इससे वो इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ नहीं पाएगा, और वो जुड़ेगा नहीं तो विटामिन B12 को ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी में यूटिलाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि वो आपकी जो बॉडी है उसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगर विटामिन B12 ही नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपका, सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा विटामिन B12, जिसके चलते क्या होगा, आपको पर्नीशियस एनीमिया और विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है क्या, ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और कहाँ ग्लाइकोप्रोटीन और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्जेंटिक सेल से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्टमक में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यही आपके विटामिन B12 यानी कि कोबालामाइन जो आपका विटामिन होता है उसमें हेल्प करता है ये उसके एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आपका क्या होगा, आपका जो आपकी बॉडी में पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इज मेटाबोलाइज द डाइटरी इनटेक इज नोन एज। ठीक है, तो ये क्या बोलता है आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्रोड्यूस जो बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं ऑक्सीजन से जो हमने कंज्यूम की है। ठीक है, द बॉडी इज मेटाबोलाइज द डाइटरी इंटेक। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी जो मेटाबोलाइज कर रही है डाइटरी इंटेक से, ठीक है, उसका वो क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर है आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, इसको RER भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो को शॉर्टकट में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो का जितना तो आप CO2 ले रहे हो, ठीक है, जितना आप CO2 ले रहे हो, CO2 की जो भी आपका वॉल्यूम है और जो भी दर है अपॉन O2, ठीक है, अपॉन O2, तो CO2 अपॉन O2 ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो RER है यानी कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या है, एक रेशियो है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ CO2 बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो भी हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी से, और उसका और जो हमारा O2 हमने कंज्यूम किया है, उन दोनों के बीच का जो आपका रेशियो है, जो अनुपात है, वो आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो बोलाता है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो हमने रिलीज़ किया है, जो हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, उन दोनों के बीच का रेशियो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर जनरली कंसिस्ट ऑफ, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर जनरली कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर आपके में क्या पाया जाता है। तो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर में मेन हमारा क्या पाया जाता है, आपने फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर में क्या होता है आपका, ये एक तरीके की लिस्ट बनी हुई होती है, यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे मान लो ब्रेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे पपाया लिखा है, बहुत सारे फूड आइटम्स के इसमें नाम होते हैं, और यहाँ लिस्ट बनी होती है कि आप उसे पर डे लेते हो, या वीक में एक बार लेते हो, या वीक में 2 बार लेते हो, या फिर आप
2 days पे लेते हो या आप पर वीक 3 times आप उसको लेते हो, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो आप अगर पपाया हफ्ते में 2 बार खाते हो तो आप उसको यहाँ पे टेक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनएयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चनएयर में क्या इसमें मेन पॉइंट होता है। तो पहला दिया अ लिस्ट ऑफ रैंडम फ्रिक्वेंसी एंड फूड प्रोडक्शन रिस्पॉन्स कैटेगरी, ठीक है। नहीं, इसमें रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता। उसके बाद ये है अ लिस्ट ऑफ रैंडम फ्रिक्वेंसी एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम नहीं लेते हम इसमें, रैंडम फ्रिक्वेंसी एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्स कैटेगरी ये नहीं होता है इसमें। अ लिस्ट ऑफ फूड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ बाइंग रिस्पॉन्स कैटेगरी, बाइंग नहीं होती इसमें, इसमें कंजप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कंजप्शन वाला आप लेते हो, ठीक है। मतलब रैंडम नहीं लेते आप कि रैंडम की कोई भी वो उठा दिया वो नहीं लोगे आप, ठीक है। इसमें हमें क्या लेना होता है, कंजम्पशन पे बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़ की कोई भी आइटम आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी फूड आइटम आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड आप डेली लेते हो अपनी डाइट में, या फिर आप हफ्ते में 2 बार लेते हो, हफ्ते में 3 बार लेते हो, ठीक है। वो इसमें हम वो बताते हैं कि हम कोई भी फूड जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि उसका कंजम्पशन कितना है उसके यूज़ में, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनएयर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद द इफ़ हाइट ऑफ एन एडल्ट वुमेन इज़ 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपका जो एडल्ट वुमेन है उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी जो आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोका इंडेक्स विल बी, ठीक है। तो आप ब्रोका इंडेक्स के थ्रू कैसे उसका आइडियल वेट जो है उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ब्रोका जो है, ब्रोका एक मेथड है, ठीक है। ब्रोका इंडेक्स क्या है, एक मेथड है, BI भी बोलते हैं इसे ब्रोका इंडेक्स को। और इससे हम आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं हम, आइडियल बॉडी वेट हम इसमें निकालते हैं। तो इसमें हमें कुछ और चाहिए नहीं होता, सिर्फ हाइट चाहिए होती है, वो भी मीटर में। हाइट हमें किस में चाहिए होती है, मीटर में चाहिए होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो हमें हाइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें हम ओनली वेयर ओनली height is meter is used for the measurement, ठीक है। it is the easiest method to calculate the ideal body weight for height, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है आपका आइडियल बॉडी वेट। इसमें ना सॉरी, आपको जो हाइट है वो सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में नहीं चाहिए, हाँ सॉरी, ठीक है। तो आपको जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में ही चाहिए। अगर इन्होंने मीटर में दी होती तो हमें उसे कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको हाइट किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। तो इसमें हाइट आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो सिंपल है आपका, अगर 50 kg आपका 150 अगर आपका क्या है हाइट है, तो आप क्या करोगे, इसमें 100 को माइनस कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जो भी आपका वेट, जो भी आपकी हाइट आ रही है उसमें से सीधे माइनस कर देना है 100 को। तो आपको 100 याद रखना है कि आइडियल आपकी जो हाइट है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आपका आइडियल वेट निकल के आ जाएगा। जब इसमें माइनस करोगे तो 50 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपका कितना वेट हो गया, इसमें 50 हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर मान लो आपकी जो हाइट थी वो 175 थी, ठीक है। 175 हाइट है आपकी, ठीक है, सेंटीमीटर। 170 हाइट आपकी सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, इसको इसमें से 175, और आपसे पूछा गया है जिस इंसान की 175 हाइट है उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल 175 माइनस 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टोटल 75 आ जाएगा, यानी कि उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ सकता है, आसान है। ब्रोका ने बहुत आसान तरीका दिया है, बस आपकी जितनी भी हाइट है उसमें से 100 को माइनस कर दो, तो आपका जो एक आइडियल वेट होना चाहिए आपका वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑनर ऑफ फूड सर्विस यूनिट टेक अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, ठीक है, बट फॉल्स शॉर्ट ऑन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस अप्रोच, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एक ऑनर है, ठीक है, ऑफ फूड सर्विस यूनिट, किसमें, फूड सर्विस यूनिट में, यानी कि अपना रेस्टोरेंट या अपना कोई ढाबा वाबा चला रहा है वो, तो टेक्स अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, और वो क्या लेता है, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लेता है, बट फॉल शॉर्ट ऑन अ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, लेकिन उसका जो कमी है वो किस में है, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में है। तो इसको हम कौन सी अप्रोच कहलाएंगे, ठीक है। यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुत दिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में कार्य प्रदर्शन करता है, तो इस उपागम को किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है, इसका है शॉटगन अप्रोच आंसर है इसका, ठीक है, डी वाला शॉटगन अप्रोच। और ठीक है, शॉटगन अप्रोच है इसका ऑप्शन। फिर सेवंथ है द माइक्रोबायोलॉजिकल एंटाइटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिकेटर ऑफ पैथोजन इन वाटर, अ प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू फूड इज। तो ये क्या कह रहा है, जो भी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंटाइटी है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिकेटर ऑफ पैथोजेंस इन वाटर, जो हमारे वाटर के पैथोजेंस को इंडिकेट करती है, अब प्रैक्टिस दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू फूड इज। और जो आपको क्या करती है, अब प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू फूड इज, ठीक है, जो फूड तक एक्सटेंडेड की जाती है प्रैक्टिस, वो क्या है, जल में पैथोजेंस के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने का तरीका जिसका खाद्य पदार्थों में विस्तार किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलीफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका है इस्चेरिची कोली ई कोलाई का एक मेजर स्पीसीज है, और किसमें पाया जाता है, फीकल कॉलीफॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनरली फीकस मटेरियल में आ जाता है ये, और उसके थ्रू पानी में और फीकस मटेरियल से मिल करके आपके फूड तक पहुंच जाता है कॉलीफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक माइक्रोबियल एंटाइटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट फाइबर, ठीक है, इनमें से प्लांट फाइबर कौन सा है, तो इनमें से जो प्लांट फाइबर है वो है सीसल, ठीक है, सीसल। प्लांट फाइबर कौन सा है आपका, सीसल। सीसल क्या है आपका, प्लांट फाइबर है, ठीक है। सीसल जो है हमारे प्लांट से निकल के आता है, और ये रोप वगैरह यानी कि रस्सी वगैरह बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं सीसल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following fabric is a weft knit fabric made with knit and tuck stitches creating an open mesh structure, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा आपका नेट फैब्रिक है, जो हमारा किससे, वेफ्ट नेट फैब्रिक है जो हमारा नेट और टक स्टिचेस से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, ओपन मैश स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, लिकोस्टी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, लिकोस्टी जो आपका है फैब्रिक, ये क्या है, वेफ्ट नेट फैब्रिक है। और ये क्या है, ये आपका 100% सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर से बना हुआ होता है लिकोस्ट फैब्रिक, ठीक है। इसको हम कॉटन से भी बना सकते हैं, ठीक है, कॉटन फाइबर से भी बना सकते हैं, जिसमें हम निटेड करते हैं लूप्स को और स्टिच करते हैं लार्जर देन नॉर्मल कॉटन, ठीक है, नॉर्मल कॉटन से बड़े बड़े इसमें लूप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, हम कॉटन से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजली वोवन फैब्रिक विद अ पिबली सरफेस प्रोड्यूस बाय अ डॉबी अटैचमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है बराथिया फाइबर, ठीक है, बराथिया। इसका आंसर क्या आएगा आपका, बराथिया। इसमें क्या करते हैं हम, किसी डाबी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये बरादिया है। बरादिया आपका क्या होता है, ये आपका एक एलिगेंट ट्विल वीव फैब्रिक है, ठीक है, एलिगेंट ट्विल वीव फैब्रिक है, जैसे शॉर्ट और पैंट्स जैसा फैब्रिक होता है ये, और ये आपका कॉटन, वोल, सिल्क या सिंथेटिक ब्लेंड से बनाया जाता है, ठीक है, ये आपका बरादिया फैब्रिक, ठीक है। इसके बाद है GOTS स्टैंड फॉर, ठीक है, गॉट्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, गॉट्स का हमारे क्या है, ये है आपका ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ठीक है, GOTS की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। तो एक तो ग्लोबल आया है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेक्सटाइल की स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। बिजनेस जो आपके टेक्सटाइल में प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो ये बनाती है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ मर्सराइज्ड कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप लुक, ठीक है, सिंपल सी बात है, मर्सराइज्ड कॉटन में हम यही करते हैं ना, उसको जब हमने कॉटन को अच्छे से
फ्लैट कर दिया उसको, बहुत हम क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं कॉटन को, तो वो क्या होता है, उसका जो शेप रहता है ना वो राउंड हो जाता है, तभी तो उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है ना। तो हम जब कॉटन को, अगर आप सिंपल देखोगे कॉटन का शेप, तो उसका शेप ना इस तरीके का होता है, किडनी शेप। लेकिन जब हम उसे मर्सराइज कर देते हैं, उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, तो उसका शेप कैसा हो जाता है, शेप मतलब जो कॉटन के फाइबर के अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। जब आप कॉटन के फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका शेप ऐसा दिखाई देता है कॉटन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम उसे मर्चराइज कर देते हैं तो उसका शेप कैसे दिखाई देने लगता है, बिल्कुल गोल अंडाकार शेप उसका आ जाता है, इसीलिए उसमें शाइनिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्स ऑन अ नैरो कफ, ठीक है। तो इनमें जो स्लीव्स हैं, इसमें से एक तो लॉन्ग फुल स्लीव और जिसमें नैरो कफ में क्या पड़े हुए होते हैं, गैदर्स पड़े हुए होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्लीव्स आया है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, जो आपने देखा ऊपर से तो नैरो वो है, ठीक है, बहुत सारे गैदर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर से आपके गैदर्स पड़े हुए हैं, और नीचे जा करके आपकी क्या लगी है, ये देखो जैसे स्लीव्स है ना, तो यहाँ से तो बहुत फुली हुई है, और नीचे यहाँ पे नैरो जा करके यहाँ क्या पड़ा हुआ है, इलास्टिक या फिर आपके गैदर्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये हाथ है, हाथ से ऊपर कलाई पे क्या है, ये टाइट है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली स्लीव्स बोलते हैं इसको बोलते हैं हम बिशप्स की स्लीव। कौन सी बोलते हैं, बिशप्स की स्लीव बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन एडॉप्शन थ्योरी, ठीक है। तो फैशन एडॉप्शन थ्योरी है आपका, इसमें आपकी ट्रिकल डाउन थ्योरी भी है, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी भी है, और ट्रिकल अप थ्योरी भी है, ठीक है। तो ये इसमें से जो नहीं है वो है ट्रिकल डायगोनल नहीं चलता है फैशन, ठीक है। तो फैशन थ्योरी में यही बोला था ना कि फैशन या तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो ट्रिकल डाउन हो गई है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि पहले लोअर क्लास जैसे टैटू था, टैटू पहले गाँव की महिलाएं बनाया करती थी, अब इतने फैशन में है वो, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो ट्रिकल अक्रॉस हो गया, और ट्रिकल अप चलता है डायगोनल, ठीक है। सब एक साथ अडॉप्ट कर लेते हैं फैशन को, ठीक है। तो इसमें से जो डायगोनल वाला जो है वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ठीक है। ट्रिकल अप में क्या चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा, यानी कि सब एक साथ उसको ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ट्रिकल डायगोनल है, ये वाला फैशन थ्योरी का एक पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, होलसेल ट्रेड को, रिटेल ट्रेड को, एक्सपोर्टर को, और रूरल एंटरप्रेन्योर को। तो इसमें जो होलसेल ट्रेड है उसको हम एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बिजनेस के में उसको हम एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं मानते होलसेल को, ठीक है। ठीक है, तो होलसेल को हम उसकी तरह नहीं मानते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसी उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो वो हमारा होलसेल ट्रेड है, जिन्हें हम उद्यमी नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द डेलाइट क्वाड्रेंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम इज, ठीक है। रूम के अंदर आपकी कितनी जो डे लाइट है वो है, तो आप किससे चेक करोगे कि आपका जैसे IQ चेक करते हैं ना, वैसे DQ चेक करते हैं, डे लाइट क्वान, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि आपका डे लाइट कोशेंट कितना है, ठीक है। तो इसमें से आपका लक्स है, ग्लेयर है, अगर लक्स है, चौंध है, या फिर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ब्लेज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आप बताओगे कि आपका डे लाइट कोशेंट जो है वो कितना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट द गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, ठीक है। एक्ट दैट गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, ठीक है। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन सा वाला एक्ट बना हुआ है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 में बना था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाला एक्ट जो है, याद आता है कभी कभार ईयर भी इसमें, तो 1986 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। यही आपका क्या करता है, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क दैट इंश्योर दैट प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है आपका, तो कौन सा मार्क आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो सिंपल सा है, इन्वायरमेंट का मतलब तो इको से ही है, तो इको मार्क आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इको मार्क्स वाला प्रोडक्ट जो होता है, अगर आप देखोगे तो इको मार्क बना हुआ होगा आपके प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या है, वो जो प्रोडक्ट है वो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें से मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में आपको पता ही है, पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमें अपने 100 मार्क्स लेके आना है। हमने स्टैंडर्ड बनाया, हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हमने क्या किया, फिर लास्ट में जब हमने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट निकल के आया, तो हम रिजल्ट को मेज़र करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था 100 का वो आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, अगर कम आए हैं तो हम दोबारा से बेहतर पढ़ाई करेंगे, और अगर अच्छा वो आए हैं तो अच्छे आए हैं तो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो अचीव हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसी में हम स्टैंडर्ड बनाते हैं प्लानिंग में। तो इसका जो आंसर है, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट। ठीक है, तो ये तो होता है, हमें ये नॉट पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होता है कि हम क्या करते हैं, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी हम करते हैं। टेकिंग रिव्यू अबाउट फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स। ठीक है, जो आपके प्रीवियस स्टेप्स है उससे हम रिव्यू भी लेते हैं। तो इसमें से जो टेकिंग एक्शन इन करेक्ट परफॉर्मेंस, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, आपके कंट्रोलिंग में टेकिंग एक्शन इन टू करेक्ट परफॉर्मेंस का एक्शन हम इसमें नहीं लेते, इसमें ठीक करने का काम हम नहीं करते हैं इसको। ठीक है, आपकी किसमें, कंट्रोलिंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड सोसाइटल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें आपका सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आता है, यानी कि आपके नेबर्स आते हैं, फैमिली आती है। तो ये किस में आते हैं, आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके आते हैं। ये ना, ये आपका सबसे पहला वाला है, फिर आपका दूसरा है, फिर तीसरी लेयर है। तो ये कौन सी लेयर है, ये आपकी माइक्रो वाली लेयर है। ठीक है, फिर इसके बाद मीजो होती है, फिर इसके बाद और लेयर्स होती हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी माइक्रो वाली है, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी सोसाइटी वगैरह सब पाए जाते हैं। तो क्या होगी आपकी माइक्रो, गलत जगह लगा दिया था मैंने, माइक्रो। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी माइक्रो है ये। ठीक है, माइक्रो होती है वो। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एम्स टू इम्प्रूव थर्मल कंफर्ट एंड रिड्यूस एनर्जी यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिससे आपकी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें आपका एक तो कंफर्ट होगी, थर्मल कंफर्ट बिल्डिंग बनेगी आपकी जो इम्प्रूव करेंगे हम थर्मल कंफर्ट, मतलब जैसे कि बहुत गर्मी ना हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो, ये सब चीज़ें हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखते हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत देखा जाता है, गृह के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंदर देखेंगे हम, गृह के अंतर। ये गृह का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। एम्स टू गृह क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, गृह ये लिखा भी है इन्होंने, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। ये हमारा क्या है, गृह है। ठीक है, तो गृह में आपका एम्स टू मिनिमाइज रिसोर्सेज कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये इसका काम क्या है, एम्स टू मिनिमाइज रिसोर्स कंजम्पशन, कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, फालतू लाइटें आपको ना जलानी पड़े। इतनी अच्छी लाइट, आपकी सनलाइट बहुत अच्छी आए घर के अंदर, तो आपको फालतू लाइटें ना जलानी पड़े। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होंगे, और आपके वेस्ट जनरेशन और आपके जो भी वेस्ट आपके घर से निकल रहा है उसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो ये आपके गृह एक है ऑर्गेनाइजेशन, ये असेसमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर रेंजिंग फ्रॉम सीवियर डिसऑर्डर टू माइल्डर डिसऑर्डर इज। तो इसमें सीवियर से लेके माइल्डिंग डिसऑर्डर का जो ग्रुप है वो किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसलिए इसका नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि कम से लेकर ज़्यादा तक सारी रेंजेस इसके अंदर आएंगी। ये क्या है आपका ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, रेंजिंग फ्रॉम सीवियर डिसऑर्डर टू माइल्डर डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें हमारा सीवियर से लेकर माइल्डर तीन सारे स्टेप्स आ जाते हैं, सारे रेंज आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल चेंज इन एल्डरली डू नॉट रिजल्ट
ठीक है। बायोलॉजिकल चेंज इन एल्डरली डू नॉट रिजल्ट, तो जो हमारा बायोलॉजिकल चेंज है एल्डरली में, उसमें क्या रिजल्ट क्या नहीं आता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल चेंज में आपका फंक्शनल लॉस और डिक्लाइन, हाँ आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो लॉस होने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ह्यूमन मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मानव ह्यूमन मोर्टेलिटी बढ़ जाती है कि डेथ जल्दी होने लगेगी। आईक्यू में कोई बदलाव नहीं होगा एजिंग के कारण, ठीक है, चेंज इन आईक्यू, तो आईक्यू में बदलाव नहीं होता, तो इसका यही आंसर है। आईक्यू में आपके एजिंग का कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर 1966 आउटलाइंस मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियलिटी यूज ऑफ ह्यूमंस एज दे डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब वो कॉन्सेप्चुअल ऑफ वर्ल्ड जो है दुनिया के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं या सीखते हैं चीज़ों से, तो उसके अंदर कितनी स्टेजेस पाई जाती है। तो इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि ब्रूनर ने कौन कौन सी स्टेज दी थी, ठीक है। तो ब्रूनर ने कौन कौन सी स्टेज दी थी, ब्रूनर ने दी थी इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक स्टेज, ठीक है। सबसे पहले इनएक्टिव होती है, ठीक है, फिर आइकॉनिक स्टेज आती है और उसके बाद सिम्बॉलिक स्टेज आती है, ठीक है, सिम्बॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक कौन सी वाली है, सिंबॉलिक वो है जो हम वर्ड्स वगैरह पढ़ने लग गए हैं, जो हम सिंबल्स को समझने लग गए हैं, ठीक है, तो सबसे लास्ट में सिंबॉलिक आती है। तो ये 3 स्टेजेज है हमारे, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये किसने दी थी, ये आपकी ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। एचडी का क्वेश्चन है ये। फिर है डेवलपमेंट साइकोलॉजी आर इंक्रीजिंगली फोकस ऑन द कनेक्शंस अक्रॉस मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आर इंक्रीजिंगली फोकस ऑन कनेक्शंस, ठीक है, आपके कनेक्शन पे फोकस करता है अक्रॉस मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, सच एज कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेदात्मक विकास के बारे में संबंधों पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक थियोटिकल ओरिएंटेशन, इसका आंसर है इक्लेक्टिक थियोटिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। इक्लेक्टिक थियोटिकल ओरिएंटेशन ये क्या है, ये आपका मल्टीपल थियोटिकल ओरिएंटेशन एंड टेक्निक है, इक्लेक्टिक थियोटिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। क्या है ये आपकी मल्टीपल थियोटिकल ओरिएंटेशन टेक्निक है हमारी इक्लेक्टिक थियोटिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मानते हैं कि जो हमारे जितने भी डोमेन्स हैं सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये बोल रहा है कि सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकनिंग व्हेन सोर्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर बिकम्स समवन आउटसाइड ऑफ फैमिली, दिस इज कॉल्ड, इसका आंसर जेनाइटल होगा, क्योंकि जेनाइटल वाली स्टेज में तो होता है ना कि हम बाहर किसी पहली वाली स्टेज में क्या था, हम फैमिली के अंदर ही किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे फैमिली के जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर किस पे फोकस रहती है, फैमिली के बाहर के लिए। तो इसमें क्या है आपका, जेनाइटल आएगा इसमें, ठीक है, जेनाइटल। तो इसका आंसर क्या है आपका, जेनाइटल स्टेज, ठीक है। इसमें ये एडोलसेंस में पाई जाती है, तो पता ही होगा आपको। एडोलसेंस वाली स्टेज में जो आपकी जेनाइटल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप अपने जो आपके अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हैं, अपोजिट सेक्स के से अट्रैक्ट होने लगते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका fighting is more of a characteristics of a traditional masculine roles and caring is more characteristic of traditional feminine roles. This is a perfect example of, अच्छा ठीक है, फाइटिंग इज मोर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडिशनल मस्कुलिन एंड, अच्छा क्राइंग है वो, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फाइटिंग किसके लिए है, वो तो पुरुषों के लिए है, और जो रोना है वो महिलाओं के लिए है, ठीक है। क्या कहना है ये, तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये जेंडर आंसर क्या है, जेंडर टाइपिंग, ठीक है। जेंडर टाइपिंग क्या है आपकी, जिसमें आप ये बताते हो कि किस जेंडर का क्या पारंपरिक रोल है, यानी कि अगर आप रोगे तो आपको बोला जाएगा क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ठीक है, अगर लड़का है तो, ठीक है। तो ये क्या है, या मतलब कि लड़कियों का काम क्या है, रोना ही है भाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका जेंडर टाइपिंग रोल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
Theory suggests that, like a machine, the organism simply deteriorates over time. This process is influenced by environmental stress such as poverty and poor nutrition. थ्योरी सजेस्ट दैट लाइक अ मशीन द ऑर्गेनिज्म सिंपली डिट्यूरेशन। हाँ ठीक है, तो ये एक थ्योरी है जिसने ये बोला है कि जो आपका जैसे मशीन होती है जिससे जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ख़राब होने लगती है, वैसे ही जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के साथ भी क्या है कि वो अपने आप ही समय के साथ साथ उसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप ही ख़राब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। दिस प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय, और ये प्रोसेस आपकी किससे इन्फ्लुएंस होती है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच पॉवर्टी एंड पुअर न्यूट्रिशन से भी इन्फ्लुएंस होती है। मतलब कि अगर आपका ये सब ठीक है तो आपकी जो एजिंग वाली प्रोसेस है, जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपकी चीज़ें, वो थोड़ा लेट होंगी, ठीक है, लेकिन होंगी वो भी। तो ये आपकी किसमें, ये वेयर एंड टियर थ्योरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर आता है? वेयर एंड टियर थ्योरी। ये हम HD की थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरी ऑफ एजिंग में आती हैं। ये वेयर एंड टियर थ्योरी फिर ओल्ड एज की थ्योरीज है ये, जिसमें बताया जाता है कि जितनी थ्योरीज जो है, जितनी जो आपकी वो है, जितना ज़्यादा आप, जैसे कार है, कार को कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, वो एक कोने में खड़ी है, लेकिन एक दिन वो भी ख़राब हो जाएगी बिना यूज़ करे भी, क्योंकि जितना समय गुजरता जाएगा वो ख़राब होती रहेगी। उसे हम बोलते हैं वेयर एंड टियर थ्योरी, ठीक है। फिर है PM पोषण हैज़ रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ। ये जो PM पोषण है, वो इस PM पोषण से भी खूब क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। तो ये PM पोषण को जो पहला वाला प्रोग्राम है वो किससे रिप्लेस किया गया था? तो मिड डे मील से किया गया है, ठीक है। पहले इसे मिड डे मील बोलते थे PM पोषण को, अब इसे PM पोषण मिल बोलने लग गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण इसका फुल नाम है। और इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर, लगभग 5-5 साल के लिए चलता है। इस समय कौन सा वाला चल रहा है? PM पोषण 2.0 चल रहा है इस समय 2021 से 26 के लिए, ठीक है। यह इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो PM पोषण जो है अभी का जो चल रहा है वो 2021 से 26 का चल रहा है। अब 5 साल के लिए लेते हैं हमें, और 5 साल के लिए हम इसको चलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, the model which is considered suitable for the public speaking but is one way model of communication and was proposed by। ये वन वे वाला कौन सा है आपका? अरिस्टोटल का है, ठीक है। जो अरिस्टोटल ने बोला था वन वे कम्युनिकेशन है ये। और आपका पब्लिक स्पीकिंग वर्ड से समझ जाना, अरिस्टोटल ने बोला है, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग वर्ड का किसने बोला है? अरिस्टोटल ने बोला है कि बस आप जाओगे, जा करके पढ़ाओगे, अपने मन का बोल दोगे और आप आ जाओगे। जैसे हमारे बहुत सारे नेता करते हैं, आते हैं, अपनी बात बोलते हैं, चले जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? पब्लिक स्पीकिंग मॉडल है, वो आपका किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था कि कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? पब्लिक स्पीकिंग की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अरिस्टोटल का मॉडल है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, गेट कीपर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, ठीक है। गेट कीपर्स हमारे क्या है? हमारे फॉलोइंग गेट कीपर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिचुएशन। तो अगर आपके जो कम्युनिकेशन सिचुएशन है उसमें गेट कीपर की ज़रूरत है, ठीक है, किस सिचुएशन में आपको गेट कीपर की ज़रूरत है? तो गेट कीपर की ज़रूरत होती है हमें जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? गेट कीपर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा हो, कोई एक ऐसी प्रोसेस हो जो क्या करे, आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर होकर के फैलाए, ठीक है। तो वो मास कम्युनिकेशन में हमें गेट कीपिंग की ज़रूरत होती है। तो गेट कीपिंग इज़ अ प्रोसेस, गेट कीपिंग क्या है? हमारी एक प्रोसेस है थ्रू विच इन्फॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड फॉर डिसेमिनेशन। तो इसमें क्या है? जब हम इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं तो उसके लिए उसमें क्या हो? वो फिल्टर हो क्या है? whether for publications, broadcasting, द इंटरनेट और सम अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वेदर फॉर, जब भी हम कोई चीज़ मास कम्युनिकेशन भेज रहे हैं तो वो फिल्टर होके जाए, तो उसको उसके लिए हम क्या बोलते हैं? गेट कीपर बोलते हैं। तो गेट कीपर हमें क्या है? मास कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। अ साइंटिफिक मेथड विच एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। तो जिसमें आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न दिखाई देगा साइंटिफिक मेथड में, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न हमारा किसमें दिखाई देगा? आपका डिस्कशन में दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें बैठ करके सब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, सबके अपने अपने आइडिया आते हैं, ठीक है। इफ़ अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशेस टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फूड आइटम टू अ कम्युनिटी, शी कैन यूज which of the following PLA method? फिर है
आपका अब पीएलए मेथड क्या था, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन है आपका पीएलए मेथड, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इन्होंने क्या बोला है, पीएलए मेथड में इफ़ अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशेस टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फूड आइटम टू अ कम्युनिटी, ठीक है। एक कम्युनिटी के अगर हमें डिफरेंट आइटम्स को एक्सेस करना है तो इनमें से कौन सा पीएलए मेथड हम यूज़ करेंगे, तो हम इसमें सीजनल डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि फूड आइटम सीजन के हिसाब से आते हैं। तो इसमें हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, सीजनल डायग्राम बनाएंगे कि किस सीजन में, इस एरिया में किस सीजन में क्या उगता है, फिर उसके बाद किस सीजन में हमें क्या अवेलेबल होगा। तो हम क्या बनाते हैं, सीजनल डायग्राम बनाते हैं इसमें, ठीक है। पीएलए मेथड हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सारे। फिर है उन्नत भारत अभियान एम्स टू सपोर्ट, ठीक है। उन्नत भारत अभियान में हमारा क्या एम्स है, ठीक है। ये है हमारा स्किल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो आपका उन्नत भारत अभियान है ये क्या है, स्किल बिल्डिंग्स एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको रूरल के जो लोग हैं उनको एम्पावरमेंट देना है, ठीक है। ये है आपका उन्नत भारत, ठीक है। उन्नत भारत अभियान है प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD का प्रोग्राम है ये उन्नत भारत अभियान। किसका है, MHRD, यानी कि क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इट एम्स टू कनेक्ट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, ठीक है। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन्हें लगभग 5 विलेजेस के साथ ये कनेक्ट करते हैं या फिर किसी लोकल कम्युनिटी के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं टू एड्रेस डेवलपमेंट challenges through appropriate technology so that these institutions available for of different food, ठीक है, ताकि ये सभी इंस्टीट्यूट क्या कर सकें, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका उन्नत भारत अभियान में आपका स्किल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें तो वैसे भी रूरल डेवलपमेंट भी काम कर रहा है, तो इसमें एक ही में रूरल डेवलपमेंट है तो वही होगा, ठीक है। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा लेट द फॉलोइंग मूवमेंट इन अवर कंट्री, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा मूवमेंट चलाया था, आपको सबको पता है, ठीक है। चिपको आंदोलन चलाया था उन्होंने, है ना, चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। तो चिपको आंदोलन हमारा सुंदरलाल बहुगुणा और आपका चांदनी प्रसाद भट्ट ने चलाया था। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि आपका जो पहाड़ वाले एरिया हैं उनमें लोग पेड़ काट रहे थे, तो जैसे कोई पेड़ काटने आता था ये उस पेड़ से चिपक जाते थे ताकि इनके पेड़ ना कटें, ठीक है। तो ये क्या है, आपका चिपको आंदोलन था और ये 1970s में चला गया था, ठीक है। 1970s के आसपास ये चिपको आंदोलन चला गया था कि पहाड़ की जो महिलाएँ हैं वो पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि कोई भी उनके एरिया के पेड़ को ना काट सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम चिपको आंदोलन, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अकाउंट फॉर डिफरेंस इन प्रीटेस्ट मीन्स और फॉर स्टैटिस्टिकली इक्वेटिंग ग्रुप्स ऑन अदर फैक्टर्स और कोवेरिएंट्स दैट द इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल वी यूज, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका पूर्व परीक्षण माध्यमों से में विभिन्नताओं के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप से समीकृत करने वाले समूहों तथा सहचरों के वेरिएंट का कारक जानने हेतु जो भी अनुसंधानकर्ता संदेह करता है वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, यह जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यह जानने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एनकोवा करते हैं, ठीक है। ये जानने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एनकोवा टेस्ट जो है हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। एनकोवा टेस्ट क्या होता है, आपको ये एनकोवा टेस्ट का जो मेन है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ कैटेगरियल वेरिएबल्स ऑन कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोलिंग फॉर इफेक्ट ऑफ द अदर कंटिन्यूस वेरिएबल विच को वेरी विद डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कौन किसको इफेक्ट कर रहा है ये देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एनकोवा वेरिएबल जो है वो लगाते हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस कितना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। एनकोवा क्या फुल फॉर्म है इसकी, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
A study is designed to assess the effect of an educational program on students achievement. ठीक है, अगर हम ये देखेंगे कि कोई स्टडी है जो हमें एक्सेस कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम का स्टूडेंट के अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इन दिस स्टडी है वेरिएबल दैट इज एजुकेशनल प्रोग्राम अचीवमेंट आर. ठीक है, तो एजुकेशनल प्रोग्राम और अचीवमेंट क्या होगा. एजुकेशनल प्रोग्राम सिंपल सा है हमारा. एजुकेशनल प्रोग्राम होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा अचीवमेंट है वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम जो होगा वो तो होगा हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है हमारा इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो आपका ये है एजुकेशनल प्रोग्राम आपका है एजुकेशनल प्रोग्राम होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और जो अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिस्पेक्टिवली ये इसका आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमने मान लो ये देखा कि हमारी जो क्लासरूम अटेंडेंस है, ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस है वो आपके रिजल्ट को कैसे इफेक्ट करती है. तो क्लासरूम अटेंडेंस क्या है, वो आपकी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेट हो सकती है, घट सकती है और बढ़ सकती है. और इसका इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, आपके क्लास रिजल्ट पे. ठीक है, इसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, क्लासरूम अटेंडेंस का रिजल्ट पे देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पे निर्भर करेगा, आपकी क्लासरूम अटेंडेंस पे निर्भर करेगा. अगर आप रेगुलर क्लास में आओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप रेगुलर क्लास में नहीं आओगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो जो चीज़ जिस पे डिपेंड होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है बल्कि उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, ये रिसर्च में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. इसके बाद है क्वान और क्वाल नोटेशन है इंडिकेट दैट. ठीक है, क्वाल और क्वान नोटेशन को हम किस में इंडिकेट करते हैं. ये क्या है आपका, इसमें आप इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉमिक्स मेथड डिज़ाइन है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा है, दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दोनों को साथ में यूज़ किया है हमने, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों को. तो क्वांटिटेटिव डेटा ज़्यादा है और क्वालिटेटिव डेटा थोड़ा कम है. ठीक है, फिर इसमें है साइन इज़ द बेस्ट यूज व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन द quantitative data but still need to understand how the qualitative data further explain it. ठीक है, मतलब कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए तो क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि इसमें आप देखोगे कैप्स में क्वांटिटेटिव डेटा है, तो आपको चाहिए तो क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फोकस आप क्वांटिटेटिव पर करते हो लेकिन फिर भी क्वालिटेटिव डेटा भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर क्या होगा, क्वालिटेटिव मेथड्स आर एम्बेडेड विद अ क्वांटिटेटिव मेथड्स डिज़ाइन. ठीक है, क्वांटिटेटिव डिज़ाइन है आपकी रिसर्च डिज़ाइन, और उसमें क्या है, क्वालिटेटिव मेथड भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि कलेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा. फिर नेक्स्ट है व्हेन द हिस्टोग्राम रीच इट्स पीक एट द सैम्पल मीडियन एंड देन डिक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑन बोथ साइड ऑफ दिस पॉइंट इट इज. ये क्या बोला, व्हेन द हिस्टोग्राम रीच इट्स पीक एट द सेम सैम्पल मीन्स एंड सैम्पल मीडियन एंड देन डिक्रीज यूनिफॉर्मिटी. हाँ, तो ठीक है, ये आपका वो बोल रहा है, ये वाला जो आपका ग्राफ होता है ना, जब ग्राफ दोनों साइड से इक्वल हो, ये और ये दोनों एरिया इक्वल हो, तो वो क्या होगा आपका, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बोलते हैं. ये देखो, जैसे अगर आपका ग्राफ बन रहा है तो ये आपकी पीक वैल्यू है, और ये जो ग्राफ है ना ये इस तरीके से बिल्कुल इक्वल होता हुआ इधर से आ रहा है. मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल ग्राफ जो है यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल आएगा. ठीक है, दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है, ये और ये पोर्शन इसके बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं. ठीक है, अगर मान लो ये इस तरीके से आ रहा होता है ग्राफ, ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका स्क्यूड कर्व हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा आ रहा है ये और एक तरफ कम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड कर्व. ठीक है, तो ये रिसर्च में पढ़ा है हमने, रिसर्च वाले में, जिसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. फिर नेक्स्ट है following data shows sample weight of newborn in 2 adjacent cities. ठीक है, following data shows sample weight of newborn in 2 adjacent cities. ठीक है, अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इसमें 2 सिटीज़ का इन्होंने सैम्पल वो ले रखा है, सैम्पल जो हमारे बेबीज़ पैदा होते हैं. सिटी 1 में n=50 है, x=6.8 है और s² = 5.2
2 है, ठीक है। इसी तरीके से सिटी बी का डेटा दे रखा है। अभी बोल रहा है कि विच विल बी सुटेबल टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस टू एक्सेस इफ द मीन वेट ऑफ न्यूबॉर्न्स वेरी सिग्निफिकेंटली और नॉट, ठीक है। तो इसमें अगर आपका हमें ये देखना है कि हमारा जो मीन का जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट आप लगाओगे। तो इसमें लगाते हैं पेयर टी टेस्ट, ठीक है। जब हमारे पास दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो कौन सा लगता है, पेयर टी टेस्ट लगेगा आपका, ठीक है। इसमें दो डेटा दे रखा है, उनको कंपेयर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन से सही है। राइबोस क्या है, एक मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है। राइबोस हमारा क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स होता है। फिर आपका जो सुक्रोज है वो हमारा डाइसेकेराइड्स है, ये भी सही बात बोल रहा है, सुक्रोज हमारा डाइसेकेराइड्स होता है। इंसुलिन इज एन ओलिगोसेकेराइड्स, तो इंसुलिन हमारा ओलिगोसेकेराइड्स नहीं, ये क्या है, हार्मोन है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग भी गलत है, इंसुलिन होगा INSULIN, ठीक है। इंसुलिन हमारा क्या है, हार्मोन है, तो वो ओलिगोसेकेराइड्स नहीं है। माल्टोट्रायोस इज एन ओलिगोसेकेराइड्स, तो ये भी सही है, ठीक है। राइब्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड्स, तो राइब्यूलोज जो है वो हमारा पॉलीसेकेराइड्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे कितने हैं, फर्स्ट सेकंड A B और D वाला आंसर आपका सही है, बाकी ये दोनों हमारे गलत हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन अ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्रिक इंक्लूड, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्रिक लेना है तो कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें से सिंपल है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जब हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए। तो इसमें तो एक तो सेल्टर स्केल हो गया, सॉल्टर स्केल हो गया, ये क्या है, ये आपका वेइंग मशीन है एक तरीके की, सॉल्टर स्केल, ठीक है। दूसरा है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है। कंपोजिशन इसमें आप फैट और वो देखोगे, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में आप क्या देखोगे, फैट वगैरह आप इसमें एनालिसिस करते हो, ठीक है। थर्ड है आपका इसमें प्रिसाइजन कैलिपर्स, ठीक है। इसमें प्रिसीजन कैलिपर्स है, ये आपका क्या होता है, जो आप साइड से अपने फैट लेते हो, स्किन फोल्ड थिकनेस हम इससे लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो हाथ में कितना फैट है इकट्ठा हो रहा है उसको हम इससे मेज़र करते हैं, ये पेचकस जैसा होता है, इसको मापते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, प्रिसाइजन कैलिपर्स है, इसमें हम आपका स्किन फोल्ड देखते हैं, ठीक है। तो ये तीन हम लेते हैं, बाकी स्पेक्ट्रोमीटर और बॉम कैलोरीमीटर तो BMR के मापने के लिए आता है यूज़, और ये आपका स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे आंसर कितना हो गया है, सेल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस और प्रिसाइजन कैलिपर, ठीक है। ये तीन हमारे हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरग्लाइसीमिया में बी कॉज्ड बाई, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया किसके कारण हो सकता है, एक तो इंसुलिन के कारण हो सकता है। ग्लूकागोन अगर बहुत ज़्यादा है तो हाइपर नहीं होगा, तब हमारा टू लिटिल ग्लूकागोन, अगर आपका ग्लूकागोन कम है तो हाइपर नहीं होगा, फिर तो हाइपो हो जाएगा ना, ठीक है। फिर ये क्या है आपका टू लिटिल इंसुलिन, अगर आपका बहुत कम इंसुलिन है तो आपको क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया आपको देख सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, आपके उसको मैनेज करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, कि आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ वाले केस हैं ये दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इंक्रीज फूड इंटेक, आप बहुत सारा खा रहे हो भाई और खूब सारा कार्बोहाइड्रेट और वो फैट ले रहे हो आप, तो उसके चलते क्या होगा, आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। तो तीन हो गए इसमें, एक तो आपका क्या हुआ, टू लिटिल इंसुलिन कम है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस, और आपका इंक्रीज फूड इंटेक, बहुत ज़्यादा आपने फूड ले लिया हो, ठीक है। एयर इज़ द मीडियम ऑफ कुकिंग इन विच कुकिंग मेथड, ठीक है। एयर हमारा इनमें से क्या क्या मीडियम है जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें पकाते हैं, गरम भाप जो हुई एक तरीके से जो भूनते हैं हम, ठीक है। तो उसमें एयर के थ्रू भूनते हैं ना, तो इसमें क्या क्या आएगा, एयर में आपका आएगा, एक तो ग्रिलिंग आएगा जिसमें हम भूनते हैं ग्रिल्स पे रख करके, रोस्टिंग भूनना, ठीक है। उसके बाद बेकिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या जैसे बेक कर रहे हैं, केक वगैरह बेक करते हैं तो चारों तरफ से हॉट एयर से पकता है वो, ठीक है। तो ये बेकिंग, ये तीन हमारे क्या हैं, ये हमारे कुकिंग मेथड है एयर के थ्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द बेड ऑफ द स्विंग मशीन, ठीक है। हमारे इनमें से कौन सा स्विंग मशीन के बेड का पार्ट नहीं है, तो स्विंग मशीन के बेड का पार्ट क्या क्या नहीं होगा, आपका फीड डॉग तो बेड में पाया जाता है,
ठीक है। बेड का पार्ट का मतलब ये जो आपकी सिलाई मशीन है इसका ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ठीक है, ये आपका होता है हेड पार्ट और हैंड पार्ट, ये वाला हैंड पार्ट और ये पूरा हेड पार्ट है। और ये आपका बेड पार्ट होता है जिसमें आप कपड़ा रख के आगे आगे सिलते हो, ठीक है। ये पूरा नीचे वाला जिसके अंदर बॉबिन वगैरह भी होता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, बेड पार्ट कहलाता है। तो फीड डॉग कहाँ पाया जाता है, फीड डॉग यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेड पार्ट का पार्ट है, ठीक है। तो फीड डॉग कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा फीड डॉग, ठीक है। और फेस प्लेट भी आपकी कहाँ पाई जाती है, फीड डॉग के पास ही पाई जाती है, ठीक है। नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द, ये पूछ रहा है कि पार्ट नहीं है हमारे बेड ऑफ द सुइंग मशीन के, ठीक है। सुइंग मशीन के पार्ट नहीं है जो, तो इसमें से आपका फेस प्लेट और प्रेशर फुट ये नहीं है आपके पार्ट, ठीक है, बेड के, ठीक है। ये आपके पार्ट नहीं है बेड के। तो इसका आंसर क्या आएगा, फेस प्लेट और आपका प्रेशर फुट ये ऊपर की तरफ होता है। ऑस्किलेटिंग हुक होते हैं जिसके अंदर आपका बॉबिन फिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे पाया जाएगा वो नीचे, ठीक है। और बाकी फीड डॉग भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो तो नहीं है। और जो फेस प्लेट है, ठीक है, फेस प्लेट ये और जो प्रेशर फुट है ये हमारे ये वाले हिस्से में लगे हुए होते हैं, ऊपर के हिस्से में। प्रेशर फुट तो यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है। फेस प्लेट जो फ्रंट से प्लेट पड़ती है, ठीक है, वो आपका कहाँ पाई जाती है, ये दोनों हमारे हेड वाले पार्ट में पाए जाते हैं, बेड वाले पार्ट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड विड्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनमें से क्या आपकी विड्थ आपकी बॉडी में ऐड करती है, ठीक है। तो क्या करती है, एक तो कंट्रास्टिंग, मतलब थोड़ा आपको ऐसा लगेगा हैवी सी बॉडी लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी आपकी। तो क्या होगा, अगर आप पूरा सब कुछ प्लेन पहनोगे तो उसमें आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट जो है वो एम्फेसिस नहीं होगा, आपको पूरा प्लेन दिखाई दोगे आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड विड्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो विड्थ कौन कौन से ऐड करते हैं, एक तो कंट्रास्टिंग कॉलर एंड कफ्स आपकी बॉडी में विड्थ जो है वो ऐड कर सकता है, क्योंकि एकदम से आपका ध्यान किस में जाएगा, कॉलर में, कंट्रास्ट कलर का कॉलर और कफ्स में जाएगा, ठीक है। टर्टल नेक आपका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जो बंद नेक होते हैं, ठीक है, उससे आप थोड़े हैवी लगोगे। और चोकर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चोकर्स क्या है, और नेकलाइन वॉर्न हाई ऑन द नेक, ठीक है, एंड जनरली टाइट फिटिंग, ठीक है। जो नेक पे पहनते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल टाइट फिटिंग का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चोकर्स बोलते हैं, इसलिए चोक कर देता है वो गले को, ठीक है। तो चोकर्स है और टर्टल नेक है, इनसे आपकी बॉडी देखने में हैवी लगेगी। सिंगल कॉलम ऑफ कलर में तो आपकी बॉडी और भी सिंपल लगेगी, क्योंकि आप ज़्यादा हैवी नहीं लगोगे इसमें, ठीक है। दूसरा है स्टोव पाइप पैंट्स, ठीक है, इसमें भी आप क्या होगा, ज़्यादा आप हैवी नहीं लगोगे, ठीक है, इन सब में, ठीक है। और जो ये स्ट्रोव पाइप पैंट है ये आपकी क्या होती है, ऊपर से नीचे तक डेनिम पैंट्स हैं ये, और स्ट्रेट होती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है आपकी। तो ये भी, इसमें भी आपकी जो है कोई ऐड आप नहीं करोगे अपनी बॉडी में वेटेज, ठीक है। इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग, ठीक है। ट्रांसफर प्रिंटिंग का इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है, इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा है इट यूज़ द pollutes more water than other printing methods, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर प्रिंटिंग में वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज़ हाईली इफिशिएंट, प्रोसेस क्या है, हाईली इफिशिएंट है, अच्छी प्रोसेस है, ये बढ़िया प्रोसेस है, ठीक है। द प्रिंट्स आर ऑफ गुड क्लियरिटी ऑफ डिज़ाइन, और इस प्रिंट से क्या मिलते हैं आपको, बहुत सारे अच्छे क्लियरिटी वाले डिज़ाइन मिलते हैं। इट कैन नॉट बी यूज ऑन अ नेट फैब्रिक एज द फैब्रिक इज डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये बात भी गलत है, ठीक है, कि हम नेट फैब्रिक में नहीं कर सकते, नेट फैब्रिक आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्रोसेस में, तो ये वाला भी क्या है, गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट, ठीक है। पानी जो वाटर है हमारा, उसकी अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें आप कौन कौन से सॉल्ट यूज़ करोगे हार्डनेस को कम करने में, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका कर सकता है कैल्शियम नाइट्राइट और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये जो केमिकल्स हैं ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर का जो कठोरतापन होती है जिसमें वो झाग नहीं बनाता है पानी, तो उसको कम करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन सा, मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये तीन हैं हमारे जो हमारी इसको कम करने का काम करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को। अकॉर्डिंग टू रोगर्स इनोवेटर्स आर, ठीक है। इनोवेटर्स क्या होंगे आप, एक तो वेल एजुकेटेड होते हैं, पिछले उसमें भी आया था एक क्वेश्चन, उन्होंने अर्ली मेजॉरिटी का पूछा था, नहीं अर्ली अडॉप्टर का पूछा था। इसी तरीके से अब ये पहले तो सिर्फ
प्रोसेस स्टेप्स पूछते थे, अब इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। तो इनोवेटर्स क्या है, इनोवेटर्स क्या है हमारा, वेल एजुकेटेड है, ठीक है, इनोवेटर हमारा वेल एजुकेटेड होता है, सुविचारित होता है, इससे कोई मतलब नहीं है इनोवेटर्स का भाई, क्योंकि वो एकदम रिस्क ले लेता है और रिस्क लविंग होता है, ठीक है, वेल कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, और ये क्या होता है आपके आउटसाइड वर्ल्ड से वेल कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मोर ट्रेडिशनल नहीं होगा, ट्रेडिशनल बाउंड जो होंगे वो एकदम से कोई नई चीज़ को इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें ये नहीं है, डेलिब्रेट नहीं होगा वो और मोर ट्रेडिशनल बाउंड नहीं होगा वो हमारा इनोवेटर्स, ठीक है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 51 वाला 50 क्वेश्चन है ये, आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे, कल हम बचे हुए 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक पेपर को सॉल्व करने में लगभग हमें 2 घंटे का टाइम, मुझे 2 घंटे का लग रहा है, आपको 1 घंटे का लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी, नहीं सॉरी, द फॉलोइंग आर द आस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि आपके जो हार्मनी के जो आस्पेक्ट्स हैं प्रिंसिपल के, द फॉलोइंग आर द आस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, हार्मनी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। तो आपको क्या क्या देखना है हार्मनी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी है लाइन एंड शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, प्रपोर्शन, कलर, ये सब हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, अगर आप देखो इसका आंसर, इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर चलो हम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो हार्मनी है उसमें क्या क्या आएगा, एक तो लाइन एंड शेप आएगी, ठीक है, साइज आएगा, टेक्सचर आएगा, प्रपोर्शन आएगा और कलर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पास हार्मनी में आनी चाहिए, अब पता नहीं इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल को हम नए आगे के 50 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।